आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, जो बोटनी का सबसे पहला चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसी चैप्टर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में अगर हम समझें तो इस चैप्टर में जो एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में सबसे पहले फ्लावर के बारे में समझना होगा कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है इस फ्लावर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक डंडी होती है जिसको स्टॉक या फिर पेडिसिल कहा जाता है। फिर इसी से एक स्वॉलन पार्ट निकलता है जिसको थैलेमस कहते हैं, या फिर इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। थैलेमस को मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है। इसके जो नोड होते हैं वो काफ़ी कंडेंस्ड हो जाते हैं, और नोड के बीच में जो इंटर नोड होता है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, और यहीं से फिर निकलता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो इसका आउटर मोस्ट होता है। एक्चुअली इसके यूनिट को सेपल्स बोलते हैं। जो आउटर वेस्ट वर्ल होता है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। इसका काम ये होता है कि जब फ्लावर अपने बड स्टेज में रहता है यानी कि कली के स्टेज में रहता है तो यही जो कैलिक्स है जो पूरा घेरा बना लेता है सेपल्स का, वो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर यहीं से अगर देखेंगे तो कोरोला निकलता है। कोरोला जो होता है आपने देखा होगा बहुत सारे फूल में, तो देखे होंगे रेड रेड, जैसे गुलाब का फूल में आप देख रहे हो रेड कलर का जो पूरा पार्ट हो गया, या फिर किसी भी फूल को आप देखते हो जो पूरा आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखता है। एक्चुअली उसको कोरोला बोलते हैं। उसके एक यूनिट को पेटल्स बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है ताकि पॉलिनेटर को आराम से अट्रैक्ट कर लिया जाए ताकि इनका पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या होता है धीरे धीरे हम आगे इसको समझते चलेंगे। अब इस फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोइसियम बोलते हैं। अब इस के यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। अब स्टेमन की चर्चा हम आगे करने वाले हैं काफी डिटेल में। अगर वहीं देखें ये जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का, और वहीं पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको गाइनेसियम बोलते हैं, और इसके एक यूनिट को कार्पिल या पिस्टिल बोला जाता है। तो आई होप आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप 11th क्लास में जाएंगे तो काफी डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है और ये भी बोला है कि आप 11th क्लास में इसको पढ़ ही चुके होंगे। तो आखिर मैंने यहाँ पूरा बता दिया पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर मेल गैमेट कैसे बनेगा यानी कि पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। फिर हम समझेंगे जो एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेट होता है वो कैसे बनता है। फिर हम बात करेंगे इनकी पॉलिनेशन कैसे होगी, और पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन और जो पिस्टिल का जो इंटरेक्शन होगा उसके बारे में समझेंगे। तो ये तीनों चारों चीजों को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोला जाता है। फिर हम इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे। एक्चुअली इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में भी समझेंगे। धीरे धीरे करके हम क्लास को पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते चलेंगे। तो आई होप आपको अब तक इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी हम आगे अगर बढ़े तो स्टेमन की अगर हम चर्चा करें, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये जो स्टेमन होता है इसमें ना एक पार्ट होता है इसको फिलामेंट कहा जाता है। जो फिलामेंट होता है इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास का पार्ट जो अटैच होता है इस थैलेमस से, ये स्टेराइल पार्ट होता है। इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन इसके ऊपर वाले पार्ट यानी कि एंथर में होता है। ये एंथर को बायलोब्ड कहा जाता है। इसके बीच में कनेक्टिव होता है, क्योंकि 2 लोब होते हैं इसलिए इसको बायलोब्ड कहा जाता है। अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखोगे तो इसमें ना 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। एक्चुअली स्पोरेंजिया होते हैं, मेल के लिए माइक्रो यूज किया जाता है और फीमेल के लिए मेगा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम माइक्रो स्पोरेंजिया बोलेंगे, और जब फीमेल की बात करेंगे तो वहां पे स्पोरेंजिया को मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया के बारे में। यहाँ पे 4 आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया होता है इसमें 2 थीका लेयर होते हैं, मतलब दोनों साइड से लोब में देख रहे होंगे आप, तो दोनों साइड से होता है, इसलिए इसको डाइथीकस भी कहा जाता है। अब इस एंथर के वॉल को अगर हम समझेंगे तो जो सबसे जो बाहरी पार्ट होता है एपिडर्मिस होता है। हमारे बॉडी में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो भी एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस एक लेयर का होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और लेयर होता है जिसको एंडोथीसियम बोला जाता है। एंडोथीसियम भी एक्चुअली एक ही लेयर का होता है। फिर अगर बात देखें तो उसमें एक मिडिल लेयर होता है जो 1 या 2 या फिर 3 लेयर का भी हो सकता है, और जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको बोला जाता है टैपिटम। अब ये जो स्टार्टिंग का यानी कि जो एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर है और जो एंडोथीसियम है, ये जो तीनों पार्ट होते हैं एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं। इस एंथर को जो पोलन ग्रेन इसके अंदर बनेगा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो टैपिटम वाला पार्ट होता है जो सबसे इनर पार्ट होता है इस एंथर वॉल का, इस एंथर का, इस पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। और ये जो टैपिटम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है। एक्चुअली इसी में पोलन ग्रेन बनता है, इसलिए इसको
माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी कहा जाता है क्योंकि पोलन यहाँ बनता है। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना होता है, और माइक्रोवर्ड मेल से है तो माइक्रोस्पोर का बनना को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये 2n होता है और इसी को पोलन सैक भी कहा जाता है, और ये जो पूरा स्टेमर वाला पार्ट है उसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें इसको जैसे कि मैंने बताया इसको पोलन सैक भी कहा जाता है। इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। अब इसमें ना मियोसिस होता है। अब ये 2n होता है यानी कि इस फ्लावर का अब जितना भी पार्ट देख रहे हो ये 2n है। 2n मतलब ये डिप्लॉयड होते हैं यानी कि इसकी सेल को अगर आप जाकर के देखोगे तो क्रोमोजोम की दो कॉपी इसमें मिलने वाली है, इसलिए इसको 2n बोला जाता है। इसका पूरा बॉडी ही 2n होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है फिर इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस में जैसे कि आपको पता है इसमें 4 सेल बनते हैं। 4 सेल बनने के बाद ये टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं। फिर इसमें डिहाइड्रेशन जैसे जैसे मैच्योरिटी इसमें आती है फिर ये पोलन ग्रेन बन जाता है, और पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है इस एंजियोस्पर्म में। फिर और डेवलप होता है और इससे 8 मेल गैमेट बनता है। कहने का मतलब है कि एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, इसलिए 4 पोलन ग्रेन से 8 मेल गैमेट बनेंगे। अब हम पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये जो पोलन ग्रेन होता है इसमें वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है। अब यहाँ पे इस पोलन ग्रेन में सेल वॉल को ही इंटाइन बोला जाता है। ये कंटिन्यूअस होता है, सॉफ्ट होता है, काफी स्मूथ होता है, ये काफी कंटिन्यूअस होता है। अब ये जो इंटाइन होता है ना, यहीं से पोलन जो ट्यूब होता है वो जर्मिनेट करेगा, और इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको एक्साइन बोला जाता है। एक्साइन जो होता है वो काफी टफ होता है, इसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। अभी तक में सबसे टफ कंपाउंड जो रेसिस्टेंट कंपाउंड जो खोजा गया है वो इसी स्पोरोपोलेनिन को बोला जाता है। एक्चुअली ना इसको ना हाई एसिडिटी खराब कर सकती है, ना लो एसिडिटी, या फिर ना हाई टेम्परेचर इसको खराब कर सकता है। ये काफ़ी टफ मटेरियल होता है, काफ़ी टफ कंपाउंड होता है। इसके डिफरेंट शेप एंड साइज भी होते हैं, डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनता है। अगर कोई पोलन ग्रेन को अच्छे से जानकारी वाला कोई एक्सपर्टीज है इस पोलन ग्रेन के बारे में तो वो आसानी से देख के बता सकता है कि ये पोलन ग्रेन कौन से प्लांट का है, आम का है कि लीची का है या फिर कोई और पेड़ पौधे का है, वो आसानी से पता लग सकता है क्योंकि अलग अलग इसमें पैटर्न होते हैं। अब इसकी टेक्सोनॉमिक इंपोर्टेंस भी होती है, काफ़ी इतना टफ होता है इसलिए इसमें फॉसिलाइज्ड भी हो सकता है। चूंकि इतना टफ होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो पार्ट होना चाहिए जहाँ से इंटाइन वाले पार्ट से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, उसके लिए तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। उसके लिए इसी पोलन ग्रेन में एक पोर होता है जिसको जर्म पोर कहा जाता है। जर्म पोर होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाता है फ्रॉम द इंटाइन। अब हम बात करते हैं ये जो पोलन ग्रेन होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, 25 से 50 माइक्रोन का होता है। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। जो वेस्टर्न कंट्री होती हैं इसमें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एथलीट्स इसको डाइट यूज करते हैं, इसका सिरप भी बनाया जाता है। और जो घोड़े जो रेसेज में भाग लेते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है, तो उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है, तो उनको भी इस टैबलेट के फॉर्म में उस रेसेज हॉर्सेज को भी दिया जाता है। पोलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है, यानी कि -190 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन लिक्विड पे इसको बचा के रखा जाता है। इसकी वाइबिलिटी भी होती है। वाइबिलिटी की मतलब है कि कितना दिन तक ये जिंदा रह सकता है। वाइबिलिटी का मतलब बेसिकली वो होता है, अगर हम देखें जो सीरियल्स यानी कि जो राइस होते हैं, वीट होते हैं, उसका जो वाइबिलिटी होता है वो लगभग 30 मिनट्स का होता है। वहीं अगर देखोगे आप जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, रोजेसी फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली में जो आलू वाली फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली में जो दाल वाली फैमिली होती है, जो रोजेसी फैमिली होती है, इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो लगभग मंथ्स की होती है, 1 मंथ की ऊपर होती है। अगर 1 महीने के अंदर ये पोलन स्टिग्मा पे लैंड नहीं किया तो ये अपने आप पोलन मर जाएगा, फिर इसका कोई यूजफुल नहीं रह जाएगा। तो ये हो गई पोलन ग्रेन की बात। अब हम एक्चुअली समझते हैं कि ये पोलन ग्रेन में होता क्या है, कि ये पोलन ग्रेन में इसमें पहले एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है। एक्चुअली एसिमेट्रिकल माइटोसिस का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें जो सेल होते हैं वो 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। इसमें एक्चुअली 2 सेल होते हैं। जो बड़ा वाला सेल होता है, जो लार्जर सेल होता है, उसको वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल बोला जाता है। ट्यूब सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगा, जब इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगा तो आगे यही गाइड करता है जनरेटिव सेल को। अब जनरेटिव सेल इसके छोटे वाले स्मॉलर वाले सेल को बोला जाता है। ये जो जनरेटिव सेल होता है, अब इसमें ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड होगा तो स्टिग्मा से सारा न्यूट्रिशन वगैरह लेगा, थोड़ा सा मोटा होगा, फूलेगा, और वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। जैसे जैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा आगे अब वेजिटेटिव सेल आ जाएगा और पीछे की तरफ जनरेटिव सेल हो जाएगा, और ये जनरेटिव सेल में फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, माइटोसिस होगा बेसिकली, और ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे 3 सेल आपको सेल यहाँ पे दिख रहे हैं। 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है और इस तरह से 3 सेल बना लेता है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म देखा गया है ये जो 3 सेल जो होते हैं, जब डेहिसेंस होता है, जो डेहिसेंस का मतलब होता है जो स्पोरेंजिया फटता है और वहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं,
वहाँ से पोलन ग्रेन ये रिलीज होगा और वहाँ ये एंथर में हो जाता है 40% एंजियोस्पर्म में। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म, ये 3 सेल्ड वाला जो कंडीशन है, ये 60% में दिखेगा और 40% वाले में ये पहले से ही हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस बारे में। अगर हम एक डाटा की बात करें, अगर आपको बोला जाए कि 1000 अगर मेल गैमेट बनना है तो उसके लिए कितना स्पोर लगेगा, कितना पोलन ग्रेन लगेगा और कितना उसमें माइक्रो स्पोर मदर सेल लगेंगे, तो 1000 मेल गैमेट बनने के लिए 500 पोलन ग्रेन लगेंगे, क्योंकि एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। इसलिए 500 से 1000 यहाँ पे मेल गैमेट बन जाएगा और 500 पोलन ग्रेन बनने के लिए 500 माइक्रो स्पोर लगते हैं और 500 माइक्रो स्पोर बनने के लिए मतलब यानी कि मियोसिस हुआ है, 1 से 4 सेल बने हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 125 माइक्रो स्पोर मदर सेल लगेंगे, या फिर इसको हम पोलिन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो इस चीज से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि कार्पेल यानी कि पिस्टिल के बारे में। अब ये जो पिस्टिल होता है इसी को मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। मेल में पूरे स्टेमन को माइक्रो स्पोरोफिल बोले थे और यहाँ पे फीमेल वाले में पिस्टिल को ही मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, ये भी पूरा 2n होता है। उसके बाद इसमें अगर देखें तो स्टिग्मा यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड होगा और इसमें फिर स्टाइल होता है, लॉन्ग बॉडी होता है, सिलेंडर बॉडी होता है। इसका काम होता है ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करके रखना, और ये जो ओवरी होता है ये सोलन एंड होता है, थोड़ा सा बेसल, इसका जो बेसल यानी कि नीचे वाला पार्ट है फुला हुआ रहता है, इसमें लोक्यूल होते हैं। एक्चुअली कैविटी को ही लोक्यूल बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को ओवरी लोक्यूल बोलते हैं। इसी में ओव्यूल होता है, यही ओव्यूल बाद में जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, और ये जो ओवरी है यही फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट के बाद फ्रूट का वॉल बन जाता है। ये जो ओव्यूल होते हैं इसी को मेगा स्पोरेंजिया बोला जाता है। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया यानी कि जो ओव्यूल होते हैं ये एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो अभी मैंने बताया ये ओव्यूल बाद में जाकर के सीड बनाता है। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी फ्रूट्स में एक बीज होते हैं यानी कि सीड होते हैं, और किसी किसी फ्रूट्स में 1 से ज़्यादा सीड्स होते हैं। यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर ओव्यूल की अगर हम बात करें तो मैंगो हो गया, जो पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मैंगो हो गया, इसमें एक ओव्यूल होता है जो बाद में जाकर के एक ही बीज बनाता है। फिर बाद में अगर आप देखोगे जो जैसे पपाया हो गया, नींबू हो गया, तरबूज यानी कि वाटरमेलन हो गया, इन सब में मल्टी सीड होता है, काफ़ी ज़्यादा सीड होते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल्स की मात्रा जो होती है वो 1 या 2 से अधिक होता है। वहीं पे अगर देखें तो ये जो कार्पेल होता है, ये जो पिस्टल होता है, ये कहीं कहीं पे 1 भी होता है, कहीं कहीं पे 2 भी होता है। 1 होता है तो उसको मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, और 2 होता है तो उसको पॉलीकार्पिलरी बोलते हैं। अब 2 होगा तो आपस में ज्वाइंट होगा तो इसको सिंकार्पस बोलते हैं, और आपस में ज्वाइंट नहीं होगा तो इसको एपोकार्पस बोलते हैं। सिंकार्पस का एग्जाम्पल है जैसे हिबिस्कस हो गया, टोमेटो हो गया, पेपेवर हो गया, और अगर देखें एपोकार्पस में तो मिसेलिया हो गया, रोज हो गया। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में। अब इस ओव्यूल को अगर देखोगे आप तो ओव्यूल में एक्चुअली इसमें एक ओवरी होता है, ओवरी जो इसके अंदर, ओवरी के अंदर ही तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल होता है। फिर ये ओव्यूल होता है, ये जो इसमें ना एक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा का काम होता है इस ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करके रखना। और यहीं पे फिर एक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल का काम होता है प्लेसेंटा को इस बॉडी ऑफ द ओव्यूल को कनेक्ट करके रखना। वहीं पे यहाँ पे एक हाइलम वाला पार्ट होता है, हाइलम का काम होता है फ्यूनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट करके रखना। तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे ओवरी मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा, प्लेसेंटा मिलेगा, फ्यूनिकल मिलेगा, और लास्ट वन यहाँ पे एक हाइलम मिल जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा इसके कनेक्शन के बारे में। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। फिर जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे उसको चैलेजा बोलते हैं, और चैलेजा बेसिकली होता है वो इंटेगुमेंट होता है जो बाद में जाकर के सीड कोड बनाता है, वहीं से ओपनिंग को चैलेजा बोलते हैं। फिर इसके ठीक अपोजिट साइड वाले को माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये जो माइक्रोपाइल होता है यहीं से मेल गैमेट एंट्री लेता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस ओव्यूल के बारे में। अब हम इसी मेगा स्पोरेंजिया में बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं, एक्चुअली पैरेन्काइमा के बने होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल डिवाइड नहीं कर सकता। फिर इसमें डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर ये डिवाइड होने लायक होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। फिर इस मेरिस्टेमेटिक सेल में जो माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल होते हैं, जो न्यूसेलस सेल होते हैं, वन ऑफ द न्यूसेलस सेल नियर द माइक्रोपाइल इन लार्जेस्ट, ये थोड़े से बड़े होते हैं, उसी को मेगा स्पोर मदर सेल बोला जाता है। और उसमें मियोसिस शुरू होती है। मियोसिस में फिर ये 4 टेट्राड के फॉर्म में आते हैं, एन, चूंकि ये पूरी बॉडी 2n थी तो मियोसिस के बाद फिर एन टेट्राड के फॉर्म में बनेगी। फिर इसका मैचुरेशन धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, फिर ये एम्ब्रियो सैक बना लेता है, और एम्ब्रियो सैक को ही यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। और एम्ब्रियो सैक में फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे बनता है फीमेल गैमेट। वहाँ पे बहुत सारे हजारों लाखों में पोलन ग्रेन बनता है, और यहाँ पे मात्र एक ओव्यूल बनता है। ये जो मियोसिस आपने देखा था वहाँ पे 4 में से 1
फंक्शनल होते हैं 3D जनरेट हो जाते हैं और वही जाकर के एम्ब्रियो सैक बनाते हैं और फिर एक पूरा का मेल गैमेट बन जाता है, यानी कि फीमेल गैमेट बन जाता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में मेगा स्पोर के बारे में बात करें तो मेगा स्पोर सिंगल सेल का होता है। इसमें पहला माइटोसिस होता है, एक्चुअली फ्री न्यूक्लियस इसमें माइटोसिस होता है। इसमें वही सेल जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेम होता है, बट इसमें जो सेल होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डबल होता जाता है। फर्स्ट माइटोसिस में ये 2 सेल का हो जाएगा, सेकेंड माइटोसिस होगा तो इसमें ये 4 सेल का हो जाएगा, फिर तीसरी बार ये माइटोसिस होता है और ये 8 सेल में बदल जाता है। और 8 सेल में अगर आप देखोगे तो 3 सेल ऊपर के होते हैं और जो सेल वॉल से कनेक्ट हो जाते हैं, प्रॉपर सेल बन जाता है जिसको 3 एंटीपोडल्स बोलते हैं। और नीचे में जो 2 सेल होते हैं वो उनको सिनर्जिड कहा जाता है और ऊपर में एक और सेल होता है उसको एग बोला जाता है। और एग और सिनर्जिड को मिला करके एग apparatus बोला जाता है और ये जो बीच में जो सेल आ गए उसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। अगर आप देखोगे 3 नीचे 3 ऊपर और 2 बीच में, इसमें 8 न्यूक्लियस और पूरा का पूरा 7 सेल हो गया, क्योंकि 3 3 6 और एक पूरा का पूरा 7, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड माना जाता है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। जो पोलन ट्यूब आएगा माइक्रोपाइल के थ्रू इस एम्ब्रियो सैक में, तो इसी एग apparatus में ये जो सिनर्जिड होता है इसमें फिलीफॉर्म apparatus होता है। यही फिलीफॉर्म apparatus पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि ये वाला रास्ता, इसी रास्ते के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। फिर बाद में जाकर के यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट के बारे में, फीमेल गैमेट के बारे में, मेल पार्ट के बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। तो इससे आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये कैसे इसमें पॉलिनेशन होता है, फिर पोलिन ग्रेन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन होता है, फिर इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, फिर इसका जो एम्ब्रियो बनेगा फिर उसमें डेवलपमेंट होगा। आगे ऐसे ऐसे करके 4-5 क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितना छोटा क्लासेस रहेगा उतना आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। पढ़ना ही नहीं, डाइजेस्ट करना भी होता है, जितना आप पढ़े उसको डाइजेस्ट करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट अगर कोई दिखने को मिलेगा तो मैं इसमें जरूर इंप्रूवमेंट करूँगा। ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आप कुछ फीडबैक देंगे कमेंट के थ्रू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।